नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 23 मार्च 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विस से संबंधित। देखो, राइटर के द्वारा इस आर्टिकल में वकालत की जाती है जैसे अलग से एक इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उसी प्रकार से इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विस भी होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा आर्टिकल कोविड-19 की वैक्सीन और इक्विपमेंट्स के लिए पेटेंट वेवर से संबंधित है। और सबसे लास्ट में जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, वो डी डॉलराइजेशन से संबंधित, वो आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोट है आज का, एडवर्ड लीटन के द्वारा ये बात बोली गई थी, पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। पेन जो है वो ज़्यादा ताकतवर है एज कंपेरिजन टू तलवार। तो पीस के बारे में कुछ लिखना हो, अब जैसे युद्ध चल रहा है, युद्ध से संबंधित कुछ लिखना हो, तब आप इस कोट का इस्तेमाल कर सकते हो। क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है, व्हाट डू यू मीन बाय डी डॉलराइजेशन? डी डॉलराइजेशन से आप क्या समझते हो, मतलब आपका क्या मतलब है? आपको अलग अलग कंट्रीज के द्वारा जो मेजर्स लिए गए हैं ना डी डॉलराइजेशन के संदर्भ में, उनको एनालाइज करना है और आपको यह भी बताना है कि इंडिया की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस संदर्भ में। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और देखो, डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी चीज़, आज हो सकता है कि वॉइस में इशू तो नहीं आएगा, थोड़ा अलग तरह से, क्योंकि माइक जो है ना अलग है। एक्चुअली ट्रैवल कर रहा हूँ, जो माइक यूजुअली होता है ना वो माइक नहीं है, थोड़ा अलग तरह का माइक है, तो थोड़ा सा आवाज़ आपको आज थोड़ी अलग तरह से आएगी। इतनी दिक्कत नहीं आएगी। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विस की आवश्यकता से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, पिछले साल 1 सितंबर 2021 को राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू के द्वारा राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पर अपॉइंटमेंट की गई थी डॉक्टर पी के रामाचार्युलू की। यहाँ पर देखिए ये नाम है, लेकिन जब इनकी अपॉइंटमेंट की गई ना राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पर, तो काफ़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। तो 3 महीने तक सिर्फ ये राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पर रह के बाद में इनको रिप्लेस कर दिया गया एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट के द्वारा, जिनका नाम है पीसी मोदी। अब आपके मन में आया होगा क्या दिक्कत है, क्यों कंट्रोवर्सी जनरेट हुई? देखो, डॉक्टर पी के रामाचार्युलू जो है ना, वो पहले ऐसे पर्सन थे जो राज्यसभा के सेक्रेटरीट स्टाफ से निकल के राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल बने। अदरवाइज तो क्या होता है, ज़्यादातर जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जैसे आईएएस है, वो रिटायर हो गए, उनको राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल के पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया जाता है। या फिर एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा होता है कि लेटरल एंट्री से जो पर्सन आता है उसको राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल के पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया जाता है। लेकिन ये पहली बार था कि राज्यसभा के सेक्रेटरीट स्टाफ से ही कोई निकला, प्रमोट होके राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल बना। लेकिन 3 महीने तक ये सेक्रेटरी जनरल रहे। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि राज्यसभा के चेयरमैन ने पॉलिटिकल प्रेशर के सामने घुटने टेक दिए और पीसी मोदी जो कि फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं, उनको राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल के पोस्ट पर अपॉइंट किया गया। इसके बाद देखो, कुछ डेटा है जो एग्जाम के लिए ज़्यादा काम का नहीं है, प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। डेटा ये है, 1952 के बाद से अभी तक, 1952 में सबसे पहली बार पार्लियामेंट का गठन हुआ था, उसके बाद से अभी तक राज्यसभा में ना 11 सेक्रेटरीज जनरल्स आ चुके हैं। और अगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दें, जब लेटरल एंट्री का जो स्टाफ है वो सेक्रेटरी जनरल के पोस्ट तक पहुंचा, ज़्यादातर जो पर्सन सेक्रेटरी जनरल बने, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, वो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स थे। पहले सेक्रेटरी जनरल थे कौन? एसएन मुखर्जी। बस आप इतना याद रखिए। उसके बाद तो कुछ और सेक्रेटरी जनरल्स का भी जिक्र किया गया है जो दूसरे नंबर पे आए, जैसे एस भालेराव। इतना आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पहले नंबर वाला जरूर याद रखिएगा, एसएन मुखर्जी। इसके बाद अगर देखो इसी ट्रेंड को हम लोकसभा में देखें, तो लोकसभा में अभी तक ऐसा हुआ है, 9 बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा का ही कोई स्टाफ, इंक्लूडिंग लेटरल एंट्री ऑफिसर्स, 9 बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा का ही कोई स्टाफ सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट तक पहुंचा। तो लोकसभा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस मामले में ज़्यादा अच्छा है, अपने ही स्टाफ को सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पर अपॉइंट करने में। तो ये तो देखो हमने कंटेक्स्ट की बात कर ली, किस बात पर कंट्रोवर्सी है और पास्ट में हुआ क्या है। एक चीज़ ये भी याद रख लीजिएगा, प्री के लिए अगर पूछ लिया जाए, लोकसभा के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे एम.एन. कोल। ये 1952 से लेकर 64 के बीच में
इन्होंने लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पर काम किया। अब लोकसभा के जो सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट है ना, इस पोस्ट के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि मेंस में भी और प्री में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, सेक्रेटरी जनरल की जो पोस्ट होती है ना, वो कैबिनेट सेक्रेटरी की बराबर की पोस्ट है, और राज्यसभा में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बाद तीसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनरी होते हैं सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल को काफ़ी तरह की प्रिविलेजेस मिलती हैं, जैसे फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग, और अगर सेक्रेटरी जनरल के राइट्स का ब्रीच या फिर उनके राइट्स को एंजॉय करने में कोई बाधा क्रिएट करता है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ हाउस माना जाता है। दोनों हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल है ना, उनके ऊपर काफ़ी तरह की पार्लियामेंट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और देखो, उस पर्सन को सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पर अपॉइंट करना चाहिए जिसको राज्यसभा या फिर लोकसभा जो भी हाउस है, उस हाउस के प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस, प्रेसिडेंट्स के बारे में पूरा एक्सपीरियंस और नॉलेज हो। उसको राज्यसभा या फिर लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पर अपॉइंट करना चाहिए। बट देखो, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स को जब सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है ना, तो उनको इतनी नॉलेज नहीं होती पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के बारे में। उनका एग्जीक्यूटिव का एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने सरकार के बीच में रहकर काम किया होता है। और देखो, उस पर्सन को पार्लियामेंट में किसी भी हाउस में सेक्रेटरी जनरल के पोस्ट पर अपॉइंट करना चाहिए जो न्यूट्रल होकर काम कर सके। जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, वो आमतौर पर सरकार की फेवर करते हैं। इवन आपको ये लगा होगा कि रिटायर होने के बाद में वो सरकार की फेवर क्यों ही करेंगे। देखो, सीधा सा लॉजिक है ना, रूलिंग पार्टी जिसने उनको अपॉइंट किया है सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पर, तो वो उस रूलिंग पार्टी का एहसान चुकाने की कोशिश करेंगे अपने फंक्शनिंग की फॉर्म में। जबकि पार्लियामेंट का काम तो ये होता है एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। अगर सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पर वो पर्सन है जो सरकार के खिलाफ काम नहीं करता, सरकार के पक्ष में काम करता है पार्लियामेंट में, तो कैसे पार्लियामेंट सरकार की यानी एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकेगी। तो इससे सेक्रेटरीट की जो इंडिपेंडेंस है ना, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और सेपरेशन ऑफ पावर के भी अगेंस्ट है ये चीज़, क्योंकि सेक्रेटरीट टोटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पार्लियामेंट जो कि लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव जो कि सरकार है, दोनों के बीच में पावर्स का सेपरेशन होना चाहिए। पार्लियामेंट का काम है सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, सरकार से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछना, और ये तभी पॉसिबल होगा जब जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे वो पर्सन है जो खुद ही इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहा है, जिसे पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस का पूरा ज्ञान है, प्रोसीजर का पूरा ज्ञान है, प्रेसिडेंट्स का सारा ज्ञान है। इसके बाद लास्ट में देखो, राइटर ये बोलते हैं, हमारे देश में ना हजारों लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, छोटी छोटी पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला परिषद, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन पार्लियामेंट, ये नेशनल लेवल पे हैं। मतलब स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे हजारों लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं हमारे देश में। लेकिन देखो, बावजूद इसके इन लेजिस्लेटिव बॉडीज में काम करने के लिए जो स्टाफ चाहिए ना, उनकी कॉमन रिक्रूटमेंट नहीं होती, कोई कॉमन सर्विस नहीं है। जैसे आईएएस के लिए अलग से सर्विस है, ऑल इंडिया सर्विस है आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, पुलिस के लिए अलग से सर्विस है आईपीएस। तो उसी प्रकार से ना, जो ये लेजिस्लेचर है ना, लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, इनमें भी काम करने के लिए एक नेशनल लेवल की सर्विस होनी चाहिए, इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विस, जिनमें रिक्रूटमेंट की जा सकती है हमारे सिविल सर्विसेज एग्जाम की सहायता से। और जो लोग इस सर्विस में आए, वो उनको देखो स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए, तो फिर वो फर्दर पूरे देश में लेजिस्लेटिव बॉडीज में जिस प्रकार से काम होता है उसको संभालें, उसको अच्छे से गवर्न करें, क्योंकि लेजिस्लेटिव बॉडीज का काम बहुत ज़्यादा जरूरी है एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने में, एग्जीक्यूटिव के से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछने में। और वैसे देखो, इस संदर्भ में आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर सकती है इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विस को क्रिएट करने के लिए, और पार्लियामेंट को इनेबल कर सकती है कि इस प्रकार के सर्विस का निर्माण किया जाए, ताकि ये जो सर्विस है ना, देश भर की लेजिस्लेटिव बॉडीज को एम्पावर करे। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विस की आवश्यकता से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है ना, वो देखो पेटेंट वेवर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब कोविड महामारी के दौरान वैक्सीन्स की डेवलपमेंट हुई थी ना, तो आपको याद होगा कि शुरू में
इवन अभी भी वैक्सीन को एक्सेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और अभी भी है। मतलब अगर आप देखें जो गरीब देश है ना, या फिर लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, वहाँ पे सिर्फ 14% पॉपुलेशन ऐसी हैं जिनको फर्स्ट डोज लगी है। और डेवलप कंट्रीज में तो बूस्टर डोजेस की बात चल रही है, मतलब लग भी गए हैं बूस्टर डोज, चौथे बूस्टर डोज की बात चल रही है, कहीं कहीं पर तो ये सिचुएशन है। तो वही बात, ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्या सिर्फ देखो यूक्रेन वार में हो रहे हैं? गरीब लोगों को वैक्सीन ना मिल पाना, क्या ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं है? है, दोनों ह्यूमन राइट्स के वायलेशन है। यूक्रेन में जो हो रहा है सिविलियंस के साथ, वो भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। लेकिन एक तरफ जहां बूस्टर डोज लग रही हैं अमीर देशों में, दूसरी तरफ गरीब देशों में पहली डोज भी नहीं लगी है, ये भी उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, उनको भी जीने का अधिकार है। तो देखो, इस सिलसिले में इंडिया और साउथ अफ्रीका ने मिलके WTO में ना एक प्रपोजल सौंपा था कि कोविड-19 से संबंधित जो वैक्सीन हैं या फिर इक्विपमेंट्स हैं ना, उनके लिए पेटेंट को वेवर कर दिया जाए। अब मोडेर्ना ने, फाइजर ने जो वैक्सीन बनाई है ना, ताकि ये वैक्सीन जो आम कंपनीज है ना वो भी मैन्युफैक्चर कर सकें और अच्छे से ये वैक्सीन उपलब्ध हों गरीब देशों में भी। लेकिन बहुत समय हो गया, कितने महीने हो गए, ऑलमोस्ट शायद 18 महीने हो गए, अभी तक तो इस पे कोई फैसला निकला नहीं है। पहले तो खास मतलब जाहिर तौर पर जो विरोध आया वो अमीर देशों की तरफ से आया, नहीं ऐसा कैसे कर सकते हैं, अगर पेटेंट को हमने माफ कर दिया तो फिर ड्रग कंपनीज के पास इंसेंटिव नहीं रहेगा ड्रग्स की इनोवेशन के लिए, ड्रग्स की डेवलपमेंट के लिए, तो हम पेटेंट माफ नहीं कर सकते हैं। शुरू में तो यूएसए भी खिलाफ था, लेकिन बाइडेन जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने माना कि हाँ, हम पेटेंट वेवर के लिए तैयार हैं। लेकिन देखो, बाद में जो सॉल्यूशन निकल के आया ना, इंडिया और साउथ अफ्रीका जहां समर्थक है कि पेटेंट में वेवर दिया जाए, दूसरी तरफ EU यानी यूरोपियन यूनियन, यूएसए, ये भी इस पूरे मामले में स्टेक होल्डर हैं। चारों ने जब चर्चा की ना, तो एक कॉम्प्रोमाइज्ड आउटकम निकल के आई, यानी कॉम्प्रोमाइज्ड सॉल्यूशन निकल के आया इस मुद्दे पर। सॉल्यूशन क्या निकल के आया? सॉल्यूशन देखो ये निकल के आया, सबसे पहली चीज, सिर्फ वैक्सीन को लेके वेवर दिया जाएगा और दूसरे कोविड-19 से संबंधित कोई इक्विपमेंट है या फिर दूसरी कोई चीज है, उनको लेके वेवर नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी प्रोविजंस हैं सॉल्यूशन में। इस सॉल्यूशन का नाम है क्वाड सॉल्यूशन, मतलब पेटेंट वेवर को लेके जो डिस्प्यूट है ना WTO में कि कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन और इक्विपमेंट्स के लिए पेटेंट वेवर मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए, इसका जो सॉल्यूशन निकल के आया है उसका नाम है क्वाड सॉल्यूशन। तो क्वाड सॉल्यूशन में एक चीज तो हमने डिस्कस कर ली कि सिर्फ वैक्सीन पे पेटेंट वेवर मिलेगा, इक्विपमेंट्स पे नहीं मिलेगा। दूसरी चीज ये भी कहा गया है वो देश एलिजिबल होंगे कंपल्सरी लाइसेंसिंग के लिए, यानी पेटेंट वेवर के लिए, जो डेवलप कंट्री हैं और जिन्होंने 2021 में 10% से कम कोविड-19 की वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया है। ये देश एलिजिबल हैं पेटेंट वेवर के लिए, यानी कंपल्सरी लाइसेंसिंग के लिए। अब देखो, जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश तो डेवलपिंग कंट्री है नहीं WTO की डेफिनेशन के हिसाब से। बांग्लादेश तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, तो मतलब बांग्लादेश कंपल्सरी लाइसेंस नहीं दे सकता कोविड-19 की वैक्सीन का। बांग्लादेश एलिजिबल नहीं है। समझ रहे हो आर्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है? आर्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, पहले तो आपने पेटेंट वेवर में इतनी देर कर दी, 18 महीने हो गए, अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। अब जो आपने सॉल्यूशन निकाला वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि पेटेंट वेवर मिलेगा, यानी पेटेंट पे छूट मिलेगी सिर्फ वैक्सीन के लिए, इक्विपमेंट्स पे नहीं मिलेगी, टेस्टिंग पे नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, सिर्फ वो डेवलप कंट्रीज जिसने 2021 में कोविड-19 की वैक्सीन का जो एक्सपोर्ट किया है वो 10% से कम है, सिर्फ वो मेंबर्स एलिजिबल हैं। यानी कि वो डेवलपिंग कंट्रीज है जिन्होंने 10% से ज़्यादा एक्सपोर्ट किए हैं वो एलिजिबल नहीं है। डेवलपिंग कंट्री के अलावा कोई और देश जैसे लीस्ट डेवलप कंट्री, वो भी एलिजिबल नहीं है। इवन देखो, EU तो ये भी कह रहा है कि अगर किसी कंपनी को कंपल्सरी लाइसेंस मिले कोविड-19 की वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो वो कंपनी जो कंपल्सरी लाइसेंस लेकर मॉडर्ना जैसी कंपनीज की वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर रही है ना सस्ते में बेचने के लिए, तो ऐसी कंपनीज मॉडर्ना को कंपनसेशन दे, यानी रीनंबरेशन दे। बट इसके साथ साथ मॉडर्ना की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि उस कंपनी को जिसको कंपल्सरी लाइसेंस मिला है उसको टेक्नोलॉजी नो हाउ दे, मतलब ये बताए कम से कम कि कैसे हम वैक्सीन का निर्माण कर रहे हैं, क्या क्या चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, मॉडर्ना कुछ नहीं बताएगी, लेकिन हाँ पैसा जरूर लेगी। अगर कोई कंपनी अपने से कोशिश करके वैक्सीन मैन्युफैक्चर स्टार्ट कर देती है ना,
तो उससे मॉडर्ना पैसा जरूर ले लेगी, लेकिन अपने से कुछ नहीं बताएगी कि हम कैसे वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये तो गलत है ना। तो ऐसी ऐसी कंडीशंस इस क्वाड सॉल्यूशन में आ गई हैं, जो देखो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने जो प्रपोजल सौंपा था ना, उसमें नहीं थी। मतलब कई कंडीशंस तो ऐसी हैं जो ट्रिप्स एग्रीमेंट में भी नहीं है, डब्ल्यूटीओ के आईपीआर से संबंधित यानी पेटेंट से संबंधित जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है ना डब्ल्यूटीओ का, उसमें भी ऐसी ऐसी कंडीशंस नहीं है जैसा कि अभी जो सॉल्यूशन आया है क्वाड का पेटेंट वेवर से संबंधित, उसमें देखने को मिल रही है। एक और एग्जांपल दिया जाता है, कंपल्सरी लाइसेंस जिसको मिलेगा ना, उस कंपनी को सारी डिटेल्स देनी होगी, अपनी कितनी वैक्सीन मैन्युफैक्चर की, कितना एक्सपोर्ट किया, वो सारी डिटेल्स भी देनी होगी। तो ये चीज तो देखो ट्रिप्स एग्रीमेंट में भी नहीं है, जो क्वाड के सॉल्यूशन में है इस मुद्दे पर पेटेंट वेवर से संबंधित है। तो राइटर कहते हैं देखो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने पेटेंट वेवर की जो एप्लीकेशन सौंपी थी ना डब्ल्यूटीओ में, कुछ सोच समझ के सौंपी थी कि गरीब देशों को इसका फायदा हो, लेकिन उसका मजाक बना के रख दिया है डेवलप कंट्रीज ने। अभी तक ना तो कोई सॉल्यूशन आया है, और जिस सॉल्यूशन पर बात चल रही है वो सॉल्यूशन ना होके एक प्रकार से फॉर्मेलिटी करने वाली बात है। और आश्चर्यजनक बात यह है, इंडिया और साउथ अफ्रीका पहले जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रहे थे, वो भी देश अब ढीले पड़ गए हैं, यानी हमारा देश और साउथ अफ्रीका दोनों ढीले पड़ गए हैं इस मुद्दे पर। डेवलप कंट्रीज से वो सीधा सीधा लड़ने की तैयारी में नहीं दिख रहे हैं। तो ये गलत है। गरीब देशों में जो लोग रहते हैं ना, उनको भी वैक्सीन की एक्सेस मिलनी चाहिए, और ये तब पॉसिबल होगा जब पेटेंट वेवर मिल जाता है नॉर्मल फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, वो भी मॉडर्ना और फाइजर की तरह वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर सकें जल्दी से और सस्ते दामों में अवेलेबल करवा सकें गरीब देशों में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल डी डॉलराइजेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? सबसे पहले देखो, आप डी डॉलराइजेशन का मतलब समझ लीजिए, उसके बाद हम कंटेक्स्ट की बात करेंगे। देखो आज के समय में आप ट्रेंड देखिए, ज़्यादातर जो ट्रेड होता है, बेशक ऑयल का हो या फिर दूसरी कमोडिटीज़ का हो, वो डॉलर में होता है। इवन ज़्यादातर देश फॉरेक्स रिजर्व में जो पैसा रखते हैं ना, वो यूएस डॉलर में रखते हैं। जैसे इंडिया का जो अभी फॉरेक्स रिजर्व है 600 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है, इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है डॉलर का। इवन जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, इन एग्रीमेंट्स के तहत जो ट्रेड होता है वो भी डॉलर में होता है। सिंपल भाषा में अगर बोलें, आज के समय में सबसे डोमिनेंट जो करेंसी है ना, वो है डॉलर। बट यूएसए ना इस चीज़ का गलत फ़ायदा भी उठाता है, जैसा कि अभी देखने को मिला यूक्रेन रशिया वार में। जैसे ही रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन के ऊपर, रशिया के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगा दिए गए। इवन रशिया को स्विफ्ट जो एक सोसाइटी है, जिसका पूरा नाम है, एक सेकंड रुकिए, आप यहाँ पर देखिए, स्विफ्ट जो एक सोसाइटी है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जब होती हैं उसके लिए मैसेजिंग सर्विसेज का काम करती है ये सोसाइटी। इस सोसाइटी से रशिया को निकाल दिया गया है, और डॉलर चूंकि वर्ल्ड में एक डोमिनेंट करेंसी है, इसका फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं रशिया के ऊपर। तो इसके बाद देखो, विभिन्न देशों को भी कहीं ना कहीं ये डर लगने लगा है फ्यूचर में यूएसए हमारे खिलाफ भी डॉलर को एज ए वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। तो इसी डर को एड्रेस करने के लिए कंसेप्ट निकल के आता है डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन का सिंपल मतलब ये है ग्लोबल मार्केट में डॉलर की डोमिनेंस को रिड्यूस करना। मतलब अभी हमने जो डिस्कस किया, ग्लोबल ट्रेड ज़्यादातर ऑयल में होता है, फॉरेक्स रिजर्व में ज़्यादातर यूएस डॉलर को रखा जाता है। इस ट्रेंड को रिड्यूस करना और यूएस डॉलर के बजाय दूसरी करेंसीज में ट्रेड करना, दूसरी करेंसीज को खरीद के फॉरेक्स रिजर्व में रखना, ये मतलब है डी डॉलराइजेशन का। समझ गए? इसके बाद देखो राइटर ये बोलते हैं डी डॉलराइजेशन पिछले काफ़ी समय में तेज़ी से हो ही रहा है। एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। यूएसए के जो मेजर एडवर्सरीज हैं ना, दुश्मन देश हैं, जैसे रशिया और चाइना, इन्होंने काफ़ी पहले ही डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि इनको भी अंदेशा था कभी ना कभी ऐसा दिन आ सकता है जो आज रशिया फेस कर रहा है। इसी वजह से रशिया और चाइना पेमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है स्विफ्ट को बाईपास करने के लिए। इवन रशिया का SPFS यानी सिस्टम फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस, ये स्विफ्ट सोसाइटी का अल्टरनेटिव है रशिया की तरफ से, और चाइना का अल्टरनेटिव है स्विफ्ट का CIPS यानी क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। तो ये दोनों कंबाइन करके अभी काम कर रहे हैं स्विफ्ट के अल्टरनेटिव के तौर पर।
इसके साथ साथ देखो, रशिया ने डी डॉलराइजेशन का प्रयास 2014 में ही स्टार्ट कर दिया था। रशिया के पास पहले डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन 2021 में अभी रशिया के पास डॉलर डिनोमिनेटेड जो एसेट है ना, सिर्फ 16% है। और भी देखिए आप, इवन रशिया ने डॉलर की फॉर्म में होने वाले ट्रेड को भी पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है, खास करके 2014 के बाद से ही। जैसे एग्जांपल देखिए, 2013 में रशिया का ब्रिक्स कंट्रीज को जो एक्सपोर्ट था ना, वो 95% डॉलर की फॉर्म में था। 2020 में ये घट के सिर्फ 10% हो गया है। इवन चाइना भी अपनी जो करेंसी है ना, युआन, इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। चाइना ने आरएमबी ट्रेडिंग सेंटर्स ओपन किए हैं हांगकांग में, सिंगापुर में और यूरोप में। 2021 में तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने ग्लोबल सोवरेन डिजिटल करेंसी गवर्नेंस के नाम से एक प्रपोजल सौंपा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को। मकसद ये था इस प्रपोजल को सौंपने का, ताकि चाइना की जो डिजिटल करेंसी है ना, ई युआन, इसके पक्ष में ग्लोबल फाइनेंशियल रूल्स को इन्फ्लुएंस किया जा सके। और आईएमएफ के जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है ना, इसमें काफ़ी सारी करेंसीज का एक बास्केट होता है, ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, इसमें युआन को भी ऐड कर दिया गया था 2016 में। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो रशिया और चाइना ने लिए हैं डी डॉलराइजेशन के पक्ष में। बट देखो, एक दिक्कत ये है, चाइना की जो करेंसी है ना, आरएमबी और युआन में आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये भी चाइना की करेंसी है, सेम ही है, युआन और आरएमबी। आरएमबी का मतलब है रेनमिनबी। तो दिक्कत ये है, डॉलर की ना कन्वर्टिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब जब मर्जी चाहे आप डॉलर को दूसरी करेंसीज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस वजह से ना, यही तो वन ऑफ द मेजर रीज़न है कि विभिन्न देश डॉलर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ट्रेड के लिए। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन रुपी हो या फिर चाइना की करेंसी रेनमिनबी हो, इनकी ज़्यादा कन्वर्टिबिलिटी नहीं होती। इस वजह से दूसरी करेंसीज में इनको कन्वर्ट करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, प्रोसेस लेंथी हो जाती है और इतनी लिक्विडिटी नहीं होती इन करेंसीज में मार्केट में। जैसे देखो, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को आप बेचोगे, टाइम लगता है ना पैसे में कन्वर्ट करने में, जब बिकेगी तब पैसे मिलेंगे। उसी प्रकार से ये करेंसी है, इतना जल्दी से कन्वर्ट नहीं होती दूसरी करेंसीज में। डॉलर को जब चाहे आप जितना जल्दी मर्जी कन्वर्ट कर दो, इसीलिए डॉलर पर विभिन्न देशों का जो भरोसा है वो ज़्यादा है। खैर, अब इंडियन सिनेरियो की बात करें, इंडिया को भी ये डर है कल को यूएसए, मतलब वैसे तो देखो रिश्ते अच्छे हैं, आपको भी पता है, लेकिन फिर भी डॉलर के ऊपर इंडिया डिपेंडेंस कम करना चाहता है। इसके लिए इंडिया क्या क्या कर रहा है, अभी इंडिया और रशिया ने यह डिसाइड किया है कि जो ऑयल ट्रेड होगा इंडिया और रशिया के बीच, उसके लिए चाइनीज युआन का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके साथ साथ जैसे चाइना की डिजिटल करेंसी है ई युआन, इंडिया भी जल्द ही अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला है। सरकार की तरफ से काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स भी आई हैं। देखने वाली बात होगी कितना समय लगता है इंडिया को अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने में। अब इंडिया और क्या कर रहा है, इंडिया देखो फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व में यूरोज और गोल्ड जो है, इनका कंट्रीब्यूशन इंडिया इंक्रीज कर सकता है डॉलर पर अपनी डिपेंडेंस को कम करने के लिए। इंडिया के पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं डी डॉलराइजेशन के लिए। जैसे देखो, रशिया इंडिया ट्रांजैक्शंस में जैसे अभी बात चल रही है, युआन का इस्तेमाल किया जाएगा, दूसरी करेंसीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन ईरान, ब्रिक्स, एससीओ मेंबर्स के बीच ट्रेड करने के लिए नेशनल या फिर दूसरी डिजिटल करेंसीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब लास्ट में राइटर एक बात ये बोलते हैं, देखो उसी करेंसी को ना विभिन्न देश अपनाएंगे जिसमें आसानी से कन्वर्जन हो। इसका एक ऑप्शन है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये देखो एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो आईएमएफ के द्वारा क्रिएट की गई है, ताकि विभिन्न मेंबर कंट्रीज के ऑफिशियल रिजर्व को सप्लीमेंट किया जा सके। वैसे प्री में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसडीआर कोई करेंसी है? नहीं, एसडीआर कोई करेंसी नहीं है, ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो कि आईएमएफ के द्वारा क्रिएट की गई है। और विभिन्न देश चाहे तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो पैसा स्टोर करके रखते हैं ना, वो एसडीआर की फॉर्म में रख सकते हैं। एसडीआर के साथ ना कन्वर्जन आसानी से हो जाता है, मतलब कि जैसे इंडियन रुपी है, हमारे पास एसडीआर है, एसडीआर को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना हो तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। और एसडीआर तो ऑलमोस्ट सभी आईएमएफ के मेंबर कंट्रीज रखते ही हैं। तो फिर ना डॉलर का अल्टरनेटिव हो सकता है एसडीआर, समझ गए? एसडीआर में काफ़ी सारी करेंसीज आती हैं, मतलब
एचडीआर एक बास्केट की तरह है, टोकरी की तरह है। तो एचडीआर की टोकरी में यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, ये सब करेंसीज आती हैं। तो एचडीआर को प्रमोट किया जा सकता है डॉलर के अल्टरनेटिव के तौर पर। इसके बाद लास्ट में अगर देखो कंक्लूडिंग रिमार्क्स की हम बात करें, देखो बेशक डॉलर आज के फॉर्म में अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है पूरे वर्ल्ड की, लेकिन जैसे जैसे अब एशिया के कंट्रीज का इमरजेंस हो रहा है, जैसे रशिया का थोड़ा कम हो रहा है, चाइना, इंडिया, तो वैसे वैसे देखो डॉलर के ऊपर जो विभिन्न देश हैं अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाहेंगे। तो वही चीज है डॉलराइजेशन, जिसके बारे में हमने आर्टिकल डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने टोटल काफ़ी सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।